Assalamualaikum class 9th. Hope you are fit and fine and I hope you are waiting for my नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि मैंने 2 दिनों से लेक्चर नहीं दिया तो आप लोग शायद मेरे लेक्चर का इंतज़ार कर रहे होंगे। चलो देखते हैं कि आप इंतज़ार कर रहे थे, आपको चाहिए लेक्चर या नहीं। बट उससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विच इज़ द न्यूक्लिक एसिड। हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमने लास्ट टॉपिक यही डिस्कस किया था, बट इसको मैंने कहा कि थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर लूँ। देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग आज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी, हम इन टॉपिक्स को बहुत ही उस दिन भी हमने बहुत डिटेल से किया था, आज हम फिर से डिटेल से करेंगे। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विदाउट एनी फर्दर कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। तो चलो आज का धमाकेदार सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट। आज मूड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मूड पढ़ाने का है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विदाउट एनी फर्दर कन्वर्सेशन। ये ओके, तो पहले हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं, तो हम लोग पुरानी बातों को छोड़ते हैं, हमें नहीं पता कि हमने डिस्कस किया है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड ये हमारी बॉडी की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सीखा कि हमारी बॉडी की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, जीन्स होते हैं, उनको ट्रांसफ़र करता है कि कहाँ, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक हो गया। तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, क्या कंपोजिशन होती है न्यूक्लिक एसिड की, ये हम देखेंगे। ये टॉपिक आपके बुक में नहीं है, आपने की हेडिंग खुद बनानी है अगर बनानी है तो, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसके अंदर हमारे पास आपको पता है, आपके बुक के अंदर नीचे लिखा हुआ है, वैसे ये लिखा हुआ है, बोथ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको आपने कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड छोटे छोटे यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बनते हैं, विच इज़ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं, तो क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है, ओके। तो आगे न्यूक्लिक एसिड के आगे से हमारे पास ओके, तो आगे से हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। तो न्यूक्लिक एसिड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, ये बात आपने याद रखनी है। अभी हम लोग न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, अब देखो, पेंटोज शुगर, डीएनए और आरएनए कंटेन होती है, नाइट्रोजन बेस, ये 5 टाइप्स की होती हैं। प्यूरीन, ये उसकी 2 टाइप्स हैं आगे से, मतलब इन 2 टाइप्स के अंदर 5 टाइप्स की न्यूक्लिक एसिड्स, सॉरी, नाइट्रोजन बेसिस होती है। पहले आप ये समझो कि हमारे पास ये कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन क्या है, कि वो छोटे छोटे यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनती है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन तो सिंपल है। आगे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उसकी स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर पता चल, अभी आप यहाँ पर हेडिंग दे सकते हो, स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो आप इस तरह स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की हेडिंग दे सकते हो। पता नहीं आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, होप सो आ रही हो। आगे है पेंटोज शुगर। तो ये स्ट्रक्चर है, हम लोगों ने, मैंने क्या बताया, ये स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में पहली चीज़ क्या है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब 5 शुगर से मिलकर बनती है। पेंटोज मतलब 5 और शुगर, 5 शुगर से मिलकर ये पेंटोज शुगर बनती है, ठीक है। 5 शुगर होती है, पेंटोज 5 शुगर होती है। और ये क्या कंटेन करती है, इसमें क्या होता है, राइबोज होते हैं और डीऑक्सीराइबोज होते हैं, मतलब डीएनए और राइबोज, जो कि आरएनए में शुगर राइबोज और डीएनए में शुगर डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है, ठीक हो गया। तो ये 5 शुगर से मिलके बनते हैं, मतलब सॉरी, 5 शुगर से मिलके नहीं बनते, सॉरी, ये 5 शुगर से होते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हमारे पास जो पेंटोज है वो फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, विच इज़ आरएनए, मतलब आरएनए इन राइबोज एंड डीएनए इन डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे अपने,
सबसे पहले हम देख सकते हैं हमने क्या समझा, ठीक है, ये हम देखना ज़रूरी है। सबसे पहले हमने समझा न्यूक्लिक एसिड विच ट्रांसफ़र एंड स्टोर हेरिडिटी, मतलब ये जो है ना जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर ट्रांसफ़र करता है। फिर हमने देखा कंपोजिशन, कंपोजिशन में हमने क्या देखा, हमने कंपोजिशन के अंदर देखा न्यूक्लियोटाइड, सॉरी टाइड, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमने उसका स्ट्रक्चर देखा जो था पेंटोज, हमने पेंटोज तक देखा। मतलब हमने न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद उसका न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन जो कि ये किससे बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है छोटे छोटे यूनिट्स से जिनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स की आगे से 3 किस्में हैं जिनको हमने पेंटोज, फर्स्ट को हमने डिस्कस कर लिया, देन सेकेंड एंड देन थर्ड हमने अभी डिस्कस करनी है। तो होप सो क्लियर हो गया होगा, मैंने जो समझाया है, मैं जो कर रही हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा सर। नेक्स्ट हमारे पास है सॉरी आई एम ऑन रॉन्ग पेज, मैं पेज देख लूँ उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ओके यस, हमारा फर्स्ट वाला पेज के ऊपर ही हमारे पास आगे नाइट्रोजन बेसिस भी डिवाइड की हुई हैं। उसके अंदर हमारे पास है ये 5 टाइप्स की होती हैं। ये कितनी टाइप्स की होती हैं, ये 5 टाइप्स की होती हैं। मतलब ये होती 5 टाइप्स की हैं बट ये 2 मेन टाइप्स के अंदर डिवाइड है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस इन न्यूक्लिक एसिड आर ऑल्सो ऑफ 2 मेन टाइप्स। ये 2 मेन टाइप्स की होती हैं, वो आपने देखनी है कौन कौन सी। प्यूरीन्स, फर्स्ट इज प्यूरीन जो डबल रिंग वाली बेसिस होती हैं, मतलब इसका रिंग स्ट्रक्चर होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है इसका, ओके। देन सेकंड हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट इज प्यूरीन एंड सेकंड इज पैरामिडीन्स, ठीक है। तो फर्स्ट इज प्यूरीन एंड सेकंड इज पैरामिडीन्स। मैं यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड हेडिंग दे देती हूँ। ये मेन टाइप्स हैं और उसके बाद ये आगे 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। इस तरह मेन टाइप्स हैं, आगे ये एडनीन, गवानीन, सिटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल में डिवाइडेड है। पहले प्यूरीन के अंदर ओनली 2 हैं, ए जी, ओके, ए एंड जी है, एंड देन सेकेंड वाले में सी, टी एंड यू है, ठीक है। मतलब साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल, एंड फर्स्ट वाले में एडनीन एंड गवानीन, ठीक है। तो प्यूरीन आगे उसमें प्यूरीन के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एडनीन एंड गवानीन, ठीक है। और ये एक डबल रिंग वाला बेस होता है, ये डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आगे पैरामिडीन्स जो है ना सिंगल रिंग वाली बेसिस होती हैं। ये जो 3 है ना, ये सिंगल रिंग वाली बेसिस है। अब ये सिंगल और डबल वाला रिंग वाला बेस का क्या कंसेप्ट है, ये हम लोगों को आप आगे देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर टॉपिक समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम वो आगे आगे देखते जाएंगे। तो याद रखो DNA AGCT एंड RNA AGCU, ये चीज़ आपने याद रखनी भी है कि DNA में एडनीन, गवानीन, साइटोसिन और थाइमीन होता है, और RNA में यूरेसिल सिर्फ एक्स्ट्रा आता है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ प्यूरीन और पैरामिडीन्स को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है विच इज़ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने पेंटोज डिस्कस किया, देन उसकी देन पेंटोज को जिक्र किया, उसके बाद हमने जो कि 5 शुगर होता है, ठीक है। पेंटोज 5 शुगर होता है। हम फिर बैक से चलती हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से एक दफ़ा समझा सकती हूँ। पेंटोज के 2 चीज़ें आती हैं, फर्स्ट इज़ डीऑक्सीराइबोज इन DNA एंड राइबोज इन RNA, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आती हैं इसके अंदर। 2 टाइप्स हैं मेनली, ये 2 फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ये आपकी बुक में तो आगे पीछे मतलब पहले पेंटोज, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप को डिस्कस किया है, देन उसकी टाइप्स डिस्कस की है, मैं साथ साथ बता रही हूँ, विच इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड टू राइट। देन हमारे पास है फॉस्फेट ग्रुप विच इज़ H3PO4, ठीक है। ये फॉस्फेरिक एसिड से बनता है, ये फॉस्फेरिक एसिड से बनता है H3PO4,
समझ आ गई है? ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप आपको पता है फॉस्फेट किससे निकला है? पी। ठीक है, पी किससे निकला है ये भी आपको पता है। ठीक है, हमें पता है कि ये फॉस्फेट कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, H3PO4 से बनता है। ठीक है, मतलब ये फॉस्फेरिक एसिड से बनता है। फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड्स से आपस में जोड़कर डीएनए की लंबी चेन बनाता है। ये क्या करता है? ये न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है और डीएनए या फिर आरएनए की लंबी सी चेन बनाता है। आपकी बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है फॉस्फेट के बारे में? फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एसिड इज अटैच्ड विद 5th कार्बन ऑफ पेंटोज। ठीक है, और ये 5th कार्बन ऑफ पेंटोज के साथ अटैच होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। शुगर में बेस और आगे फॉस्फेट प्लस हो तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, ये अपनी चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं। ये वाला आप याद ना रखो अभी, बेशक आप यहाँ तक याद रख लो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है और डीएनए बनता है या फिर आरएनए बनता है। ठीक है, सही है। ये अभी आपकी बुक में डिस्कस नहीं हुआ, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैंने कहा चलो आपको बता दूँ। ठीक है, वैसे ये 5th कार्बन पेंटोज शुगर की 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये आपने याद रखना है, 5th कार्बन के साथ। ओके, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। सॉरी, होप सो आपको समझ आ रही है मैंने क्या लिखा है। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है अटैच होता है 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर की 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर की कौन सी कार्बन के साथ अटैच होता है? 5th कार्बन के साथ अटैच होता है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ये डिस्कस करेंगे, आप लोगों को एग्जाम आपको मैं पूरा उससे बताऊंगी कि ये कैसे अटैच होता है। ठीक है, डायग्राम से, बट अभी हम लोग डिस्कस करें तो डिस्कस शॉर्ट एग्जाम पॉइंट देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर सॉरी न्यूक्लिक एसिड, सॉरी आई एम कंफ्यूज। ओके, तो ओके ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को हम एन भी कह लेते हैं। पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर के अंदर हमारे पास 5 कार्बन होती हैं, उसके बाद हमारे पास और उसके अंदर हमारे पास राइबोज और डीऑक्सीराइबोज पाए जाते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन बेस की 2 आगे से टाइप से फर्दर प्यूरीन जिसमें एडनिन और गवानीन होता है, और पैरामिडीन्स जिसमें साइटोसिन और यूरोसिल होता है। ठीक है, ये हमने याद रखना है। उसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप जो है हमारे पास इसमें इतना लिखा हुआ है कि ये 5th कार्बन के साथ अटैच होता है। आपकी जो बुक के अंदर लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है। ओके, तो होप्स आपको ये टॉपिक बड़ा ही सिंपली क्लियर हो चुका होगा। मैं दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करती हूँ। न्यूक्लिक एसिड, ओके, न्यूक्लिक एसिड जो है आगे से उसकी कंपोजिशन हमने डिस्कस की, जिसमें हमारे पास क्या हमने डिस्कस किया? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, हमने न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस किया कंपोजिशन के अंदर। ठीक हो गया, कंपोजिशन में हमने न्यूक्लियोटाइड को जिक्र किया। यहाँ पर मैंने न्यूक्लियोटाइड को जिक्र किया। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम लोगों ने क्या जिक्र किया? उसकी स्ट्रक्चर, जैसे कि पेंटोज शुगर 5 कार्बन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। उसके बाद नाइट्रोजन बेस। ठीक है, नाइट्रोजन बेस हमारे पास आ गई। देन हमारे पास नेक्स्ट आ गया फॉस्फेट ग्रुप। सो यहाँ इतना ही था आज ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अल्लाह हाफ़िज़। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। ठीक
ठीक है, तो वही हमने जो डिस्कस किया उसका स्ट्रक्चर भी एक दफ़ा डिस्कस कर ले। तो स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहली पेंटोज शुगर या फिर अब पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो इन तीनों की जो है ना स्ट्रक्चर वो बने हुए हैं यहाँ पे। तीनों के स्ट्रक्चर मैं इनको प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर आपको सबसे मिड में नज़र आ रहा है। उसका क्या, ठीक है, बेसिकली ये पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अभी की जो बुक है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा जो है ना सिंप्लीफाइड है, मतलब छोटा, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, इतना क्लियरली नहीं लिखा हुआ, बट यहाँ मैंने क्लियरली लिखा है। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसमें सबसे ऊपर हमारे पास ये, ठीक है, तो ये C1, ये जो O लिखा हुआ है ना, ये मैं बताती हूँ, ये C5 है बेसिकली। ठीक है, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4। ठीक है, तो ये मतलब जिस कॉर्नर पे ये लगे हुए हैं ना, इस जगह पे कार्बन्स हैं। ठीक है, और बाकी वो ये OH वाला, H वाला, ये मैंने इतना क्लियरली टॉपिक इसमें नहीं बताया हुआ, बट वो आपको राइबोज वाले में मिल जाएगा। आपने राइबोज वाली देखी होगी डायग्राम, तो उसके अंदर आपको राइबोज में जो था वो भी कार्बन पेंटोज शुगर ही है ना, मतलब 5 कार्बन वाली शुगर है ना, तो वो भी आपको यही स्ट्रक्चर आप राइबोज वाला स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इसमें। वो जो आपको रिंग स्ट्रक्चर मिला था उसमें मैंने ये वीडियो डाली हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे है उसके बाद हमारे सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास कितनी कार्बन्स है, जितने इसके ये लाइंस कॉर्नर्स है ना, मतलब जितनी लाइंस है 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही कार्बन है। ठीक है, तो ये 5 कार्बन शुगर हो गई। उसका जो 5th कार्बन है ना, ये जो है आगे फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, उसके साथ अटैच है, मैं फॉस्फेट ग्रुप ही बनाती हूँ। और साथ में जो इसकी C1 है ना, मतलब फर्स्ट कार्बन, वो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटाती हूँ, बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सिंपली हम लोग C1 आपकी बुक वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई है, तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो बुक वाला स्ट्रक्चर है उसके अंदर यहाँ पर C5, C1 और C3 गिवन है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है आपकी बुक के ऊपर, आप देख भी सकते हैं उसी स्ट्रक्चर के ऊपर, आपकी बुक के पेज नंबर 31 के ऊपर ये गिवन की हुई है। ठीक है, C5 को आप ना भी यहाँ पे मेंशन करो ना, आप ऐसे मेंशन कर सकते हो। मैं बताती हूँ स्ट्रक्चर, आप यहाँ पर 0 मेंशन कर सकते हो। C1, यहाँ पर हमारे पास C3 और C5 आप इसके बाहर भी मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर C5, कि वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है ना, और फॉस्फेट हम ग्रुप भी बनाते हैं P, यहाँ पर OH, यहाँ पे O, नीचे OH एंड ऊपर 2 डबल बॉन्ड है O के साथ। ठीक है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है। C5 जो कार्बन है हमारा, वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है। ठीक है, और जो C1 वाला कार्बन है वो किसके साथ अटैच है, वो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस के साथ, मतलब गवानीन के स्ट्रक्चर के साथ अटैच है, वो बनाते हैं। ये क्लोज है, जहाँ पर N लिखा हुआ है वो मैंने सिर्फ ओपन रखा है। ठीक है, आगे हम इसके साथ ही सेकंड वाला जोड़ते हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट भी हम ऐसे ही बनाने वाले हैं। इसमें भी यहाँ पर NH आएगा, यहाँ पर N आएगा और यहाँ पर NH2 आएगा। स्ट्रक्चर समझाती हूँ, पहले बना लूँ। तो दिस इज नाइट्रोजनस बेस, इसको नाइट्रोजन बेस भी कहते हैं, तो मैं नाइट्रोजन बेस लिख रही हूँ। दिस इज नाइट्रोजन बेस, ये फॉस्फेट ग्रुप है। ये फॉस्फेट ग्रुप है और ये हमारे पास 5 कार्बन शुगर है। ठीक है, मैं 5 कार्बन शुगर लिख रही हूँ, पेंटोज शुगर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 कार्बन शुगर है हमारे पास। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। बेसिकली ये जो है इस जगह पे होता है, मैंने यहाँ नीचे बनाया है नाइट्रोजनस बेस वाला। ये जो है ना फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है नाइट्रोजन बेस, ये 5th कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है बेसिकली। और अब आप कहोगे इसका स्ट्रक्चर छोटा क्यों बनाया, C4 और C2 किधर है? तो आपकी बुक के ऊपर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आपको प्रॉपरली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो आपकी बुक के अंदर बना हुआ है उसके ऊपर इस तरह हमारे पास वो बना हुआ है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इसमें C5 जो है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है, C1 इस नाइट्रोजन बेस जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, और अटैच है। और यहाँ पर अब आपके पास जो यहाँ पर आपके पास अटैच है, मगर यहाँ पर C3 क्यों लिखा हुआ है और C2 और C4 कहाँ पर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगेगा, समझाऊंगी मैं आपको कि ये जो पेंटोज शुगर है इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, C2 और C4 किधर हैं और वो कहाँ पर डिसअपीयर हो गए। बेसिकली डिसअपीयर नहीं हुए, हम लोगों के पास यहाँ पर C2 एंड C4 क्यों गिवन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक होते हैं C1 जो है नाइट्रोजन बेस के अंदर, सॉरी न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है नाइट्रोजन बेस में से जुड़ा होता है, और C5 ऑब्वियसली बात है फॉस्फेट से जुड़ा हुआ होता है। और C3 का क्या काम है, C3 जो ग्रुप है वो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के साथ एक लिंक बनाता है। उसका भी आगे से मैं बताऊंगी कि एक न्यूक्लियोटाइड के साथ एक लिंक बनाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के साथ एक लिंक शेयर कर लेता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं यहाँ पर आपको डायग्राम नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर आपके पास ये वाला मैंने आपको समझा दिया, ये भी आपकी बुक के हिसाब से समझा दिया। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखें C1 अटैच टू द नाइट्रोजनस बेस, C2। ओके, तो यहाँ पर इस सारा इसका प्रोसेस लिखा हुआ है, बट हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हम अपनी बुक के हिसाब से कर रहे हैं। ये वाला भी समझेंगे, बट उससे पहले हम देखते हैं व्हाट वी आर एक्चुअली। हम लोगों ने C3 और C1 C2 का पता चल गया, C5 और C1 कहाँ पे गए हैं, C2 और C4 क्यों नहीं लिखा हुआ, इसके लिए हम लोग इसको समझेंगे कि C3 ही सिर्फ क्यों लिखा हुआ है, C4 और C2 क्यों नहीं लिखा हुआ। तो अभी देखिए आप C3 के अंदर हमारे पास ये हमारे पास देखो ना इस तरह का सेम एक ये आ गया। ठीक है, ये बेस 1 लिखा हुआ है, नाइट्रोजन बेस ही है। ठीक है, ये अब बेस 1 को नाइट्रोजन बेस ही कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो बेस 1 लिख। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, इस तरह का एक न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर है। ये एक सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। अब आप समझो, बात को समझोगे तभी समझ आएगी। ये आपके पास सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आ गया, ये वाला। ठीक है, इन दोनों को जो ये इसका जो C3 है और इसका C3 है, ये आपस में लिंक बनाएंगे। ठीक है, ये आपस में लिंक बनाते हैं इस तरह, और कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है जिसमें फॉस्फेडिएस्टर ग्रुप बनता है। इसको फॉस्फेडिएस्टर बॉन्ड कहते हैं, जिसके अंदर अभी देखो ये CH3 जो है,
C3 जो है वो इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये C3 इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ, और ये जो ऊपर वाला यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप था ये नीचे है, ठीक है। वही वाला ग्रुप हमारे पास नीचे ट्रांसफ़र हुआ है। ये जो यहाँ पे था ना, ये वाला ग्रुप है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉस्फेडिस्टर ग्रुप बनाता है। ये की पॉइंट देख ले, C3OH of the nucleotide react with phosphate of next nucleotide and a phosphodiester form C3 and C5 के दरमियान में एक फॉस्फेडिस्टर बन जाता है ग्रुप। दिस लिंकेज क्रिएट द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ RNA एंड ये बैकबोन RNA शुगर फॉस्फेट होता है जो कि बैकबोन DNA और RNA की बैकबोन क्रिएट करता है, ठीक है। ये आपकी समझ में अभी नहीं आने वाली, मुझे पता है ये बात, बट फिर भी समझाना मेरा मकसद है। आपको क्लियर हो चुका होगा ये कैसे बनी है पूरी, एंड इसमें सिर्फ C3 ही क्यों गिवन है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर O, C1, C2, C3, C4 एंड C5 तो इसकी जो गिवन है इसके यहाँ पर है, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बट आपकी मर्ज़ी आप कैसे लिखते हैं, आप पे डिपेंड करता है। होप सो आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका होगा। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया पूरी तरह, जिसके लिए मैंने पूरी एक आई थिंक सो 11 या 12 मिनट की वीडियो बना दी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।